बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी हैज थ्री मेन डिविजन्स, बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी। Botany is the study of plants, zoology is the study of animals, and microbiology is the study of microorganisms. Example given: viruses, bacteria, etc. बायोलॉजी को फर्दर तीन मेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है ताकि हर डिवीजन को थॉरली अच्छी तरीके से जाना जा सके और उसके हर एस्पेक्ट को समझा जा सके। तो ये तीन डिविजन्स हैं बॉटनी, zoology और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में लफ्ज बोटैन का मतलब होता है ग्रास या घास, तो इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। zoology में आप जू से याद रखिएगा कि जू में हम देखते हैं कि काफी जानवर पाए जाते हैं, तो zoology में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्मॉल लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, मतलब कि हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं और इन स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह। बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि हर एक ब्रांच को आसानी से समझा जा सके और हम हर पहलू और जाविये से जानदारों के बारे में बेहतर तौर पर मालूम कर सकें। तो बायोलॉजी की ये ब्रांचेस यहाँ पर दी गई हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, plants and microorganisms is called morphology. For example, the morphology of flowering plant includes the root, stem, leaves, flowers and fruit. Dental structure in human is an example of human morphology. Morphology में जो word morph है इसका मतलब होता है shape और logy का मतलब होता है study। मतलब मॉर्फोलॉजी का नाम देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ किसके बारे में स्टडी करने लगे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम शेप के बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी जानदार की शेप कैसी है, उसका साइज क्या है और स्ट्रक्चर कैसा है। उन जानदारों में एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिल्ली को देखें तो आपको नजर आएगा कि बिल्ली की चार टांगे हैं, एक दुम है, दो कान हैं। इसी तरह से अगर आप किसी पौधे को देखें तो पौधे में आपको नजर आएगा कि पौधे के अंदर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स पाए जाते हैं। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जिस तरह से हर जानवर बिल्ली की तरह की शक्ल इख्तियार नहीं करता, बिल्कुल इसी तरह से हर पौधे के पत्ते, फूल मुख्तलिफ होते हैं। ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी में इन्होंने यहाँ पर डेंटल स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल दी हुई है। डेंटल स्ट्रक्चर यानी कि दांतों का स्ट्रक्चर। दांतों के दो सेट्स होते हैं, एक सेट को दूध वाले दांत या डेसिडस सेट कहा जाता है जो कि बचपन में टूट जाते हैं। उसके बाद दूसरा सेट निकलता है जिसको परमानेंट टीथ कहा जाता है। और इसी तरह से आप देखें तो दांतों के मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे इंसिजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसिजर काटने के लिए होते हैं, कैनाइन नोकीले दांत होते हैं जो कि गोश्त को चीरने फाड़ने के काम आते हैं, मोलर और प्री मोलर ग्राइंडिंग या पीसने के काम आते हैं। तो इसी तरह से हम दांतों की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो जाएगी ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की। नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। The study of internal structure of organism is called anatomy. Anatomy is also called internal morphology. The example of anatomy include human body parts such as muscles, heart, brain and kidney etc. Ana means up और टॉमी means to cut. तो एनाटॉमी का मतलब होता है टू कट अप, यानी किसी चीज को काटना। तो एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसे अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखो तो हमने इधर मॉर्फोलॉजी में बात की थी बिल्ली की, जिसकी चार टांगे और एक दम बाहर से आपको नजर आ रही है और आपको पता है कि वो बिल्ली है। लेकिन एनाटॉमी में हम देखेंगे कि उस बिल्ली के अंदर कौन कौन से सिस्टम चल रहे हैं, जैसे उसके अंदर दिल है, जिगर है या उसके दूसरे ऑर्गन्स हैं। तो उन ऑर्गन्स को समझने के लिए और उसका इंटरनल यानी अंदरूनी निज़ाम किस तरह से चल रहा है वो देखने के लिए हम एनाटॉमी का सहारा लेते हैं। एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। एनाटॉमी की एग्जाम्पल में इंक्लूड हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जैसे कि मसल, हार्ट, ब्रेन और किडनी वगैरह। जैसे आपको एक इंसान की बॉडी बाहर से देखने में नजर आ रही होती है कि एक इंसान के दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, एक नाक है, दो कान हैं, दो आंखें हैं, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं
और वो पार्ट किस किस जगह पर लोकेटेड हैं, ये सब आपको एनाटॉमी में देखने को मिलेगा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम थर्ड ब्रांच को देखें तो थर्ड ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है नेचर और लॉजी तो अब तक आपको याद हो ही गया होगा कि स्टडी को कहते हैं। तो नेचर के बारे में स्टडी करना, द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जानदारों के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स की नेचर क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। जैसे मॉर्फोलॉजी में आपने शक्ल देखी, एनाटॉमी में आपने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि ये जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी वगैरह, ये काम किस तरह से करते हैं। तो इनके काम के बारे में जानने के लिए हम फिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजी आर डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हैं डाइजेशन, यानी आप खाना खाते हैं तो किस तरह से हजम होता है। रिस्पायरेशन में आप देखते हैं कि किस तरह से फूड के थ्रू आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एक्सक्रीशन में वो खाना किस तरह से आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बाहर निकलता है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो ये फिजियोलॉजी की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। The microscopic study of tissue of organism is called histology. अब यहाँ पर वर्ड है टिश्यू। माइक्रोस्कोपिकली हम टिश्यू के बारे में जानते हैं हिस्टोलॉजी की फील्ड के अंदर। टिश्यू क्या होते हैं? ये कॉमन टिश्यू नहीं है जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि ये आपकी बॉडी के टिश्यू होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सेल की तरफ जाएंगे। आपको पता है सेल बिल्डिंग ब्लॉक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जिस तरह से एक दीवार को बनाने के लिए हमें बहुत सारी ईंटें चाहिए होती हैं, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारी ईंटों यानी सेल से मिलकर बनी होती है। अब सेल के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम टिश्यू कहते हैं। तो इन टिश्यू के बारे में जानना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। द एग्जाम्पल इज एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर कवरिंग द एंटायर बॉडी सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू एक एग्जाम्पल है जो कि पूरी बॉडी सरफेस को कवर करते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू दिखाए हुए हैं, इसकी लेयर हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। नेक्स्ट ब्रांच है साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के बारे में हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। अब सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जानने के लिए हम साइटोलॉजी की मदद लेते हैं। साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। इसमें हम प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ह्यूमन मेंशन क्यों नहीं किया गया। दरअसल साइंस में ह्यूमन बींग्स एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए जब एनिमल सेल लिखा हुआ है तो इसमें हम भी इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट ब्रांच है genetics. The study of genes and heredity in organism is called genetics. For example, the plant having red flower produce red flowers. The white cat produce white kittens. Genetics की फील्ड में हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जीन्स दरअसल कोड होता है जो कि विरासत की सूरत में एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को कहा जाता है कि वो अपनी मदर से मिलते जुलते हैं और कुछ बच्चों को कहा जाता है कि वो अपने फादर से मिलते जुलते हैं। ये बेसिकली क्यों होता है? ये दरअसल उन बच्चों में मौजूद जीन्स की वजह से होता है कि वो किसी पेरेंट से मुशाबहत रखते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि जो रेड फ्लावर वाले पौधे होंगे उनसे रेड फ्लावर वाले पौधे ही वजूद में आएंगे। इसी तरह से जो सफ़ेद बिल्लियाँ होंगी उनके बच्चे भी सफ़ेद ही होंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये उन जानदारों के अंदर पाए जाने वाले जीन्स की वजह से हो रहा है। ये जीन्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सेम टाइप के ही ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन जीन्स में चेंजेस भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से हमें वैरायटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पर हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से बने हैं और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसको हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी। Embryology is the study of development of an organism from a fertilized egg. एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरह से एक जानदार बन गया है एक एग से।
जैसे यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल हम लेंगे कि अंडों से चूजे निकल आते हैं, तो वो एक अंडा किस तरह से एक जानदार यानी चूजे में कन्वर्ट हुआ, उसमें क्या क्या स्टेप्स शामिल थे जिसकी वजह से वो एक अंडा चूजे में कन्वर्ट हो गया है, तो ये सब हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है प्लेंटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। प्लेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं और इससे हमें पता चलता है कि जमीन के ऊपर पाई जाने वाली जिंदगी की हिस्ट्री क्या है। ये सब हम प्लेंटोलॉजी की मदद से जान सकते हैं। टेक्सोनॉमी। द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। जानदारों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना और फिर उन ग्रुप्स के स्पेसिफिक नाम रखना, ताकि दुनिया में जब भी उस जानदार का नाम लिया जाए तो उन जानदारों को आसानी से पहचान लिया जाए। ये सब काम हमारी बायोलॉजी की ब्रांच टेक्सोनॉमी में होता है। जैसे कि हो सकता है कि एक इलाके में गार्लिक को लहसुन कहा जाता है, इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं, उर्दू में लहसुन कहते हैं, पंजाबी में थोम कहते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम होंगे। जब हम वो नाम किसी और इलाके में जाकर लेंगे तो हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हों उनको समझ ना आए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक ब्रांच इंट्रोड्यूस करवाई जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं, यानी कि उसके स्पेसिफिक नाम रखते हैं कि इस जानदार का ये नाम है। दुनिया के किसी भी इलाके में अगर ये नाम लिया जाएगा तो तमाम साइंसदानों के लिए ये समझना आसान होगा कि किस चीज की बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस आर मैमल्स। ह्यूमंस मैमल्स होते हैं। इट्स साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस और ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। जब भी होमो सेपियंस का जिक्र आएगा तो सबके लिए ये बात अंडरस्टूड होगी कि यहाँ पर ह्यूमंस की बात की जा रही है। नेक्स्ट ब्रांच है इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जानदारों का अपने माहौल के साथ किस तरह से ताल्लुक है या जानदार अपने माहौल में कैसे रहते हैं या किस माहौल में किस तरह के जानदार पाए जा सकते हैं, वो सब हम इकोलॉजी में देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, डेजर्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई हैं पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट और डेजर्ट वगैरह। जैसे फॉरेस्ट में आपको मुख्तलिफ जानवर मिलेंगे, सहराओं में मुख्तलिफ जानवर होंगे और उनका रहने सहने का तरीका, उनका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होगा पॉन्ड और लेक से। इसी तरह से जानवर अपने माहौल में किस तरह से रहते हैं और सरवाइव करते हैं, ये सब हम इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है मैरीन बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सी इज कॉल्ड marine biology. For example, the study of fish, whales, dolphins, porpoises, sponges, crustaceans, and mollusks, etc. Marine यानी समंदर। तो समुद्री जानदारों के बारे में हम जानते हैं मरीन बायोलॉजी की फील्ड के अंदर, जिसके अंदर हम यहाँ पर फिशेस, वेल वगैरह के बारे में जानते हैं। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। बीमारियों की तशखीस, डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और आप उसको सिम्टम्स बताएं कि मुझे ये फील हो रहा है, तो उसकी बेसिस पे वो आपको डायग्नोज करेगा, आपको बताएगा कि आपको फलां बीमारी हुई है। तो इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। और डिजीज की डायग्नोसिस या उसके बारे में जानना, तशखीस करना, ये पैथोलॉजी की ब्रांच के अंदर आता है। इम्यूनोलॉजी। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस एंड सेल्स इंक्लूडिंग इन्फेक्शियस माइक्रोब इज कॉल्ड इम्यूनिटी एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। For example, immunization is the process by which person become protected against a disease through vaccination. The example of vaccine for disease are polio, corona, डेंगू एक्सेट्रा। इम्यूनोलॉजी में हम बॉडी के अंदर पाए जाने वाली क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन मीन्स के बाहर से आया हुआ कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, हमारी बॉडी में एंट्री करेगा,
तो उसके अटैक या इंट्री के नतीजे में हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करेगी और एक रिस्पॉन्स देगी, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी कहते हैं। इस इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन को वैक्सीन लगा दी जाती है। वैक्सीन की वजह से बॉडी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और इन फ्यूचर अगर बॉडी में कोई भी अटैक होगा किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, तो बॉडी उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी और उस बीमारी से इंसान को बचाएगी। तो इसको इम्यूनाइजेशन कहा जाएगा कि हमारी बॉडी की कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रॉन्ग है उस वैक्सीन की वजह से कि वो फ्यूचर में आने वाले खतरे से निपटने के लिए भरपूर तैयार है। इसकी एग्जाम्पल है पोलियो, कोरोना और डेंगू। इनकी वैक्सीनेशन की जाती है ताकि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। फार्माकोलॉजी, द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। In pharmacology, a drug is a chemical substance. For example, aspirin is a form of drug often used to treat pain, fever, and inflammation. The other example of drug is morphine, insulin, penicillin, etc. The word pharmacology is derived from Greek word pharmakon, meaning drug or poison, together with other Greek words and logia with the meaning of study of or knowledge of. Pharmacology का word Greek लफ्ज pharmakon से निकला है, जिसका मतलब होता है ड्रग या पॉइजन या जहर। जब आप फार्माकोलॉजी के इस फार्माकॉन और लॉजी को मिलाते हो तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी अद्वियात के बारे में जानना। यहाँ पर ड्रग्स का मतलब अद्वियात है, ये नशा आवर चीजें नहीं हैं जिसको आम इस्तेलाह में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ड्रग्स जब भी यूज होगा तो उसका मतलब दवाइयाँ ही होगा। फार्माकोलॉजी में केमिकल सब्सटेंस यानी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है दर्द, बुखार या इन्फ्लेमेशन की सूरत में। ड्रग्स की और एग्जाम्पल में शामिल हैं मॉर्फिन, इंसुलिन, पेनिसिलिन वगैरह वगैरह। तो ये थी आपकी बुक में दी हुई 15 बायोलॉजी की सब ब्रांचेस। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।